सर नबार्ड ग्रेड ए 2024 एग्जामिनेशन के फेज वन के लिए लगभग 15 डेज का टाइम बचा है। तो इस 15 डेज में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं और जिसकी हेल्प से मैं फेज वन क्वालिफाई कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी आ रहे होंगे अगर आप नबार्ड ग्रेड ए के सीरियस एस्पिरेंट हैं 2024 में। तो फ्रेंड्स आज इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि लास्ट की 15 डेज की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लास्ट के 15 डेज में लेना मैंडेटरी है अगर आप आराम से फेज वन क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो। एंड बिलीव मी जो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका फेज वन क्वालिफाई हो जाएगा विथ मिनिमम एफर्ट। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, ये उनके लिए नहीं जिन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं की है, जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है। आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करिए कि आपने पढ़ाई नहीं की और इन 15 डेज में आप यहाँ पे एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए वीडियो यहाँ पे हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की गलतफहमी पालकर ये वीडियो मत देखिएगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए। अगर आपने पढ़ाई की है, दो आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आराम से फेज वन क्वालिफाई कर सकते हैं। सो वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि लास्ट 15 डेज में नबार्ड ग्रेड ए के फेज वन के रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है, सर नॉन मेरिट सेक्शन का क्या करूं, छोड़ दूं क्या? देखिए, नॉन मेरिट सेक्शन भले ही नॉन मेरिट सेक्शन है बट उसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ठीक है, उसको बिना क्वालिफाई करे आप यहाँ पे फेज टू में नहीं जा सकते हैं। तो भले उसके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं हो रहे हैं बट स्टिल आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। तो क्वालिफाई करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिवाइज द नॉन मेरिट सेक्शन इन अ वेरी क्विक मैनर। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल छोड़ ही दिया उसको और ऐसा नहीं कि आपने पूरा एफर्ट वहां पर ही लगा दिया। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है विद रिस्पेक्ट टू द नॉन मेरिट सेक्शन। कम टाइम में उसको रिवाइज कर लीजिए बट द थिंग इज आपको पढ़ना जरूर है। अगर बिलीव में अगर आपने एक भी सेक्शन नॉन मेरिट सेक्शन आपने एक भी कंपोनेंट अगर क्वालिफाई नहीं किया तो आप फिर फेज टू नहीं जा पाएंगे। तो आपको वहां पे इक्वली ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड्स यहाँ पर कि यहाँ पे नॉन मेरिट सेक्शन के मार्क्स भले काउंट नहीं हो रहे बट क्वालिफाई आपके लिए करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए आपको लास्ट 15 डेज में? तो लास्ट 15 डेज में आपको स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि आपको बहुत ही जल्दी, ठीक है, क्विक मैनर में आपको यहाँ पे चीजें जो है वो आपको यहाँ पे कर लेनी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे हम क्वांट की बात करें, चाहे हम रीजनिंग की बात करें, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, चाहे हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, ठीक है, चाहे हम कंप्यूटर नॉलेज की बात करें, तो आपको इनके सबके जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्विकली मैनर पे कर लीजिए। फिर आपका फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द मेरिट सेक्शन। अगर हम बात करें मेरिट सेक्शन की, तो मेरिट सेक्शन में एक चीज समझिए फ्रेंड्स कि मेरिट सेक्शन में अभी आपके लिए इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे मेरिट सेक्शन में सारी चीजें आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा आप लास्ट 15 डेज में पूरा मेरिट सेक्शन रिवाइज कर लेंगे तो ये गलत फहमी है आपकी। बहुत बड़ा है ईएसआई, बहुत बड़ा है एआरडी कंपोनेंट, बहुत बड़ा है करंट अफेयर्स। आप ये सारी चीजें 15 डेज में पूरी तरीके से रिवाइज नहीं कर सकते हैं। सो आपकी जो अप्रोच होगी वो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जो आपके मेरिट सेक्शन है, जो आपका वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पिक करके बहुत अच्छे तरीके से उनका रिवीजन करना है और एटलीस्ट उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसीलिए हैं क्योंकि वो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। तो यहां भी प्रोबेबिलिटी की एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, मेरिट सेक्शन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो ईएसआई हो चाहे वो एआरडी हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। 2-3 बार रिवाइज करने की कोशिश करिए ताकि एटलीस्ट वहां के जो टॉपिक्स हैं बहुत स्ट्रांग हो जाएं और क्वेश्चन जो वहां से आएंगे आप उसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे। क्या इसका ये मतलब है कि रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको देखनी ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देकर उसको 2-3 बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। बाकी सिलेबस तो आपको रिवाइज करना ही है। ठीक है, चलिए, मूविंग ऑन टू थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट। करंट अफेयर्स की बात करें, सर कितने दिन के करंट अफेयर्स पर हम फोकस करें लास्ट 15 डेज में? देखिए, आपने पिछले 5-6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़े होंगे लेकिन लास्ट के, ठीक है, आपको बेसिकली लास्ट के 15 डेज में यहाँ पे 3 मंथ से करंट अफेयर्स, जून जुलाई एंड अगस्त के करंट अफेयर्स आपको फोकस करना ही करना है। इट इज मैंडेटरी फॉर यू। उनको आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा कर सकते हैं दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, आपने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की थी, देन इन दैट केस फ्रेंड्स आपको एटलीस्ट 3 मंथ से करंट अफेयर्स जून जुलाई अगस्त के आपको मैंडेटरीली करने हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि 3 महीनों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। रिसेंट के जो 3-4 महीने होते हैं वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और ये क्योंकि आपका
आपका मेरिट सेक्शन भी है, तो यहाँ पे आपको परफॉर्म करना भी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे बेसिकली फ्रेंड्स 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा आपको फोकस रखना है इन लास्ट 15 डेज में। इसीलिए बोल रहा हूँ 15 डेज टाइम कम है, काम ज्यादा है। आपको यहाँ पे नॉन मेरिट सेक्शन भी क्विकली रिवाइज करना है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं मेरिट सेक्शन में, ईएसआई और एआरडी कंपोनेंट के लिए, और करंट अफेयर्स के लिए आपको 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स यहाँ पे करना जरूरी है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं फ्रेंड्स, सो दैट इज द मॉक टेस्ट। सर ये तो सभी बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सभी बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग नहीं फॉलो करते हैं और वही मिस्टेक कर जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे एग्जाम में हो सकता है आप किसी न किसी फेज में रुक जाते हो। फ्रेंड्स मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट ना सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट रिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उसमें आप गलतियां करते हैं, तो आपको पता चलता है आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, किस वजह से गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। साथ में मॉक टेस्ट देने के बाद आप ये भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं किस कंपोनेंट को आपको पहले चूज करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले उठाना है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप मॉक टेस्ट देंगे। कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग आपको लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जाकर वो एरिया वीक हो जाता है, वो कैसे पता चलेगा? मॉक टेस्ट की हेल्प से। तो फ्रेंड्स अगर 2 घंटे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कोशिश करिए कि 2 से 3 घंटे उसको एनालाइज करने की। एक-एक क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करिए कि इसको आपने किस माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट किया था, क्या वो चीजें मैच हो रही हैं, रिक्वायरमेंट जो थी उसको आप सोच पाए सही तरीके से कि नहीं सोच पाए। अगर आपने गलत किया है तो किस लिए गलत किया है, अगर आपने ब्लाइंड गेस किया था तो वो क्यों सही चला गया, सारा एनालिसिस आपको करना है। 2-3 घंटे उस पर डेफिनेटली लगाना चाहिए। तो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि मैंने 50 मॉक टेस्ट दिए, मैंने 35 मॉक टेस्ट दिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप भले 10 मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उसको इस तरीके से दीजिए प्रॉपर एनालिसिस करके। उससे आपको एक स्ट्रेटेजी मिलेगी जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। आपको रिवीजन आप कर पाएंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे कि एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में एक सीटिंग में बैठकर आप किस तरीके से एग्जाम दे सकते हैं टाइम बाउंड मैनर में। क्योंकि अभी हम अगर क्वेश्चन लगाने बैठेंगे हम पूरा दिन लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पास पूरा दिन नहीं होता। आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं। मॉक टेस्ट भी आपको उन्हीं लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली आप प्लान कर पाए कि किस तरीके से आप चीजें सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जो लिमिटेड टाइम आपको मिल रहा है उसमें आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सारी की सारी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, ठीक है। एक चीज ये याद रखिएगा। देन अगर हम बात करें फर्दर की आगे, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है करना। उससे एक तो आपको ये पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। सेकंड चीज आपको ये पता चलेगा बेसिकली कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपने प्रिपरेशन की भी है कि नहीं की है। हालांकि आपने पीवाईक्यू कर लिए होंगे, लेकिन लास्ट में ये काम बनता है कि जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद पीवाईक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करिए। मतलब पीवाईक्यू को एज अ मॉक टेस्ट लीजिए। मॉक टेस्ट सेपरेटली तो आपको देना ही है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। और आप जब इसमें सही आंसर मार्क करेंगे, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहेगा एग्जाम में, आप एक अलग ही लेवल पर रहेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड है लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप आती हुई चीज भी गलत कर देंगे। अगर आप ठीक ठाक प्रिपेयर्ड है लेकिन आप कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है, तो आप गलत होती हुई चीज भी सही कर लेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहां पे आप सही आंसर मार्क करेंगे, तब जाकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। और फिर आप जो सोचेंगे वो आपको माइंड भी आपको सही डायरेक्शन देगा। और जो चीज आपसे नहीं भी आती होगी, प्रोबेबिलिटी होती है कि आप उसको एकदम सही तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट 15 डेज में बहुत ज्यादा कुछ बड़ा टारगेट मत रखिए कि मैं ये भी खत्म कर दूंगा, मैं 3 बार एआरडी खत्म कर दूंगा, मैं 3 बार ईएसआई खत्म कर दूंगा। वो पॉसिबल नहीं है। अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सर्शन में नहीं डालना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एक्सर्शन अगर आप आपके लिए हेक्टिक होगी सारी चीजें, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन डे वाले दिन तक आप ड्रेन आउट हो जाएंगे, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिक बेसिक रखिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको पिक कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लास्ट के 3 महीने पर ज्यादा फोकस कर लीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। हर 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट दीजिए, और साथ में यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पीवाईक्यू करिए, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करिए फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आपका फेज 1 आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड फ्रेंड्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। अभी 15 अगस्त है, आपको पता है इंडिपेंडेंस डे है, तो आपके लिए बेसिकली हम यहाँ पे ऑफर लेकर आए हैं, जश्न सिलेक्शन। ये हमारा ऑफर चल रहा है अभी। इसके तहत हमारे सारे कोर्सेज काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको शो हो रहे होंगे। और नाबार्ड ग्रेड ए के लिए आपको, जैसा कि मैंने बोला, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, लेकिन ये प्राइस फर्दर रिड्यूस हो सकती है। कैसे? यहाँ पे आप कूपन कोड अगर प्रकाश यूज करेंगे, प्रकाश इज माई नेम गाइज, एंड इफ यू कैन यूज दिस कूपन कोड, ये प्राइस फर्दर ड्रास्टिक डाउन हो जाएंगे और चीजें आपको और अफोर्डेबल प्राइस पर मिलने लगेगी,
ठीक है, तो यहाँ पे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या तो आप टेक्स्टबुक.com पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पे कोर्स ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, 15 अगस्त को ये एक्सपायर हो रहा है। एंड फ्रेंड्स, ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड द फाउंडेशन कोर्स फॉर 2025 आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, जिसको हम लक्ष्य बैच यहाँ पे हमने नाम दिया हुआ है, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है 2025 में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना, जिसके लिए हमने यहाँ पे 70% प्लस 40% यहाँ पे डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री पास प्रो यहाँ पे मिल रहा है आपको, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, प्राइजेस यहाँ पे कम होकर मिल रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो ऑफर है जसने सिलेक्शन वाला, वो और कम हो जाएंगे इफ यू आर यूजिंग द कोड प्रकाश। अगर आप प्रकाश कोड यूज कर रहे हैं विच इज माय नेम, दैट विल वर्क एज अ कूपन कोड आल्सो, तो प्राइसेस और कम हो जाएंगे। तो प्राइसेस को हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, ताकि यहाँ पे किसी के लिए भी प्राइसेस बैरियर ना बने। ऐसा इंसान, ऐसा एस्पिरेंट जो यहाँ पे ऑफिसर बनना चाह रहा है, उसके लिए कोई प्राइस एक बैरियर नहीं बनना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। इसी के तहत हम यहाँ पे प्राइस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट क्वालिटी में वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज इवन अ सिंगल परसेंट। क्वालिटी हम मोर देन 100% आपको प्रोवाइड करेंगे, अपना बेस्ट एफर्ट हम आपको दे रहे हैं। जो हमारे कोर्स का ऑलरेडी पार्ट है, आरबीआई क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है, वो जानते हैं कि हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं, किस लेवल पे चीजों को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली सेम डिस्काउंट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2024 क्रैश कोर्स, जो हमारा रनिंग में है, जिसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, फेज 1 के लिए भी सेम क्रैश कोर्स है आरबीआई के लिए, जो चल रहा है, जिसकी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, और उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इन सब के लिए यू कैन यूज अ सिंपल कॉमन कोड, दैट इज प्रकाश, जो कि मेरा नेम है। एंड फ्रेंड्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करिए। फिर इसको ज्वाइन करने के बाद आपको कहीं अलग से मेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सेबी, आरबीआई, नबार्ड, आईएफएससी, पीएफआरडी, जिस भी एग्जाम से रिलेटेड अगर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, सो आई विल बी द वन हु विल बी गिविंग यू स्ट्रैटेजी ओवर द टेलीग्राम ग्रुप ओनली। जो भी क्वेरी है आप जब चाहे वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी रिजॉल्विंग दैट। मैं पर्सनली, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और हम पीरियोडिक बेसिस पर हम कॉल के थ्रू भी कनेक्ट करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। सो दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन करिए, एंड कूपन कोड यू कैन यूज फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द any course in the Telegram platform. So this is all for this video, guys. We'll come with another informative video. Till then, goodbye and happy learning, guys.